सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप 25 और 26 अक्टूबर से उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके खासकर एएलपी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए यह सेशन रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन दोस्तों? कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। सही बात है दोस्तों, ऐसे तो गुरु हम लोग के गुरु होते हैं, लेकिन जो जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त होता है। वक्त ही आपको उस हालात से भी गुजारता है जिस हालात में आदमी जीना नहीं चाहता है, और वक्त आपको उस हालात से भी गुजारता है जिस हालात में आपको अपार सारी खुशियां मिलती है। आप अपने जीवन के हर मुकाम को हासिल कर चुके होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगाज करते हैं शानदार सेशन का पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न के साथ। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, इसमें शीर्ष पर रहा आपका किशनगंज, सेकेंड नंबर पर कटिहार रहा था और थर्ड नंबर पर सुपौल रहा था। हाजीपुर सबसे निचला पायदान पर गया था दोस्तों। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो जानेंगे दोस्तों पोलियो से संबंधित उन तमाम जानकारियों के बारे में जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं या आपको जानकारी नहीं है। अगर ये आपको जानकारी भी है तो आपका जानकारी का रिवीजन हो जाएगा, यानी आपके जानकारी को और उसमें और उसका पुनरुद्धार हो जाएगा। जैसे रोड तो बना रहता है, टूट जाता है तो उसको फिर से मरम्मत कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो ये विश्व पोलियो दिवस हम लोग मनाते हैं जॉन्स साल्क, किनके हैप्पी बर्थडे के याद में? जॉन्स साल्क इन्होंने दोस्तों पोलियो के टीका का खोज किया था। कब किया था इन्होंने पोलियो का टीका का खोज? 1955 ईस्वी में। कब किया था? 1955 ईस्वी में पोलियो के टीका का खोज इन्होंने किया था। आज इनका यानी 24 अक्टूबर 1955 को 24 अक्टूबर को इनका हैप्पी बर्थडे मनता है। उन्हीं के सम्मान में चूंकि इन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए थीम क्या है, यानी हर एक साल कोई ना कोई थीम के साथ इसको मनाया जाता है। तो 2024 का जो थीम है, एक ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। एक ग्लोबल मिशन यानी एक वैश्विक पहल है दोस्तों, जो हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। पोलियो का बूंद आप लोग पिए होंगे, हम भी पिए होंगे। जब बचपन में पोलियो वाली आंटी आती थी दवा पिलाने, सब पिए हैं। तो गोड़ हाथ पकड़ के बांध के गार्जियन डाला जाता था, 2 बूंद, एकदम लगता था कि हम लोग को जौहरी डाला जा रहा है। तो ये पोलियो संबंधित हो गया। अब एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि क्या भारत पोलियो मुक्त है कि नहीं है? क्या भारत पोलियो मुक्त है कि नहीं है? तो दोस्तों 2012 ईस्वी में, कब? भारत 2012 ईस्वी में पोलियो मुक्त हुआ था। पोलियो मुक्त हुआ था। अच्छा, एक बात और जानकारी देते चलते हैं। आप जरा बताइए कि पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? पोलियो को अमिताभ बच्चन थे दोस्तों, टीवी पर अक्सर ऐड करते थे पोलियो के बारे में। तो ये दोस्तों पोलियो से संबंधित वो तमाम जानकारियां थी जो आपके समक्ष रखी गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका बिहार से संबंधित है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार में जो शिक्षक है दोस्तों, उन पे अभी काफ़ी तानाशाही, एक लेकिन से अच्छा व्यवस्था किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, शिक्षा सचिव के द्वारा दोस्तों। तो जो बिहार में शिक्षक है, सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षक कार्यरत पढ़ाते हैं बीपीएससी के द्वारा या नियोजित शिक्षक हो, उनके कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार हर एक महीना में उनको क्या करेंगी? सम्मानित करेगी दोस्तों। यानी 1 महीना का फीडबैक लेकर, किसी टीचर का 1 महीना का फीडबैक लेकर उसको हर एक महीना में क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। इससे शिक्षकों में उनके काम के प्रति और जागरूकता बढ़ेगी और उनको पढ़ाने में और मन लगेगा। क्योंकि अगर प्रोत्साहन में रुपये मिल जाए तो शिक्षक लोग का रुपया का लोभी होता है, खासकर सरकारी स्कूल के शिक्षक लोग,
क्योंकि अब तो वेतन भी हो गया है। पहले उनका वेतन काफ़ी लॉन्ग टाइम पर आता था, 4-4 महीना, 5-5 महीना, 600 महीना। जब उनका वेतन आता था तो अखबार वाला छापता था कि पिछले 6 महीना का वेतन शिक्षकों को मिला है। तो शिक्षक लोग कहते थे, जैसे बैंक में जाते थे रुपया छुड़ाने कि महाजन गेटे पर बैठा रहता था, निकाल के महाजन को दे देना रहता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में यह नियम लागू हुआ है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार की सबसे बड़ी रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। बताएं इसके साथ कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। तो ये उत्तर बिहार के लिए, यानी उत्तर बिहार में हम लोग पढ़ते हैं, और इस हम लोग के लिए एक नई बड़ी सौगात भारतीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। इसमें 256 किलोमीटर, कितना 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा, अब आपको एक बात बताते चले दोस्तों कि ये लाइन कौन कौन सी हो सकती है। तो आप मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाते हैं दोस्तों, सीतामढ़ी जाते हैं, उस लाइन का दोहरीकरण होगा। और उसके बाद जो दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, घोड़ासहान होते हुए नरकटियागंज को जाती है दोस्तों, उस रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। यानी ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये बॉर्डर इलाका है, यानी ये नेपाल की सीमा को साझा करते हुए, टच करते हुए ये रेलवे लाइन जाती है। तो अभी भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 40 पुलों का निर्माण होगा, 40 पुलों का, यानी छोटे बड़े 40 पुल होंगे। इसमें छोटा से लेकर 12 तक पुल भी शामिल होगा। और दोहरीकरण की समस्या हो जाने से जो ट्रेन की लेट लतीफी होती है दोस्तों, उस पर क्या मिलने वाली है, अंकुश लगने वाली है, और उससे उधर के यात्रियों को निजात मिलने वाली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी हमारे केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी। कौन है दोस्तों? प्रहलाद जोशी है। इन्होंने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, इनकी घोषणा थी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में से दोस्तों एक भारत दाल चना वैन का क्या किया है, इन्होंने उस चरण की शुरुआत की है। ये दूसरा चरण है। पहला चरण, इसमें दोस्तों जो साबुत चना होता है, साबुत चना से पूछते हैं, साबुत चना किसे कहा जाता है? देखिए सर, चना दो प्रकार के आते हैं, एक चना दाल हो जाता है, यहां लिख देना है पहले, चना दाल, और एक होता है साबुत चना। साबुत चना दोस्तों सर, वो जो टुकड़ा होता है चना का, उसको साबुत कहा जाता है, और जो दाल हो जाता है उसको दाल कहा जाता है। ऐसा कंफ्यूजन दूर हमारे यहाँ एक हलवाई आया था, उसने दूर किया था। वो साबुत लिखवा रहा था, पहले साबुत होता क्या है उसी ने बताया था हमको। तो जो साबुत चना है दोस्तों, वो 58 रुपये प्रति केजी मिलेगा इसमें, 58 रुपये प्रति केजी। और ये जो चना दाल है वो 70 रुपये प्रति केजी की दर से इस वैन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी। कहाँ से हुआ है? तो नई दिल्ली से, नई दिल्ली से हुआ है। वैन अमीरे लोग में रह जाएगा, गरीब के पास आने वाला है नहीं। तो गरीब लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए आज भी दुकान मेरा खुला हुआ है। हाल ही में, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके आर अश्विन बने हैं। ये भारतीय टीम के गेंदबाज हैं, स्पिन कराते हैं दोस्तों। इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप में क्या लिया? सर्वाधिक विकेट ले लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक बात आपको और बता देते हैं कि जो दोस्तों T20 का उच्चतम स्कोर पहले नेपाल के पास था। किस देश के पास था? नेपाल के पास था। वो रिकॉर्ड टूट गया। वो रिकॉर्ड किसके पास चला गया? जिम्बाब्वे के पास चला गया। जिम्बाब्वे ने T20 में 300 से अधिक रन 20 ओवर में मारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है डॉक्टर नीना मल्होत्रा है, और इन्हें स्वीडन का, किस देश का दोस्तों? स्वीडन का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है दोस्तों, अपने देश का कोई नागरिक अगर स्वीडन में है तो उनकी समस्याओं को समझना और स्वीडन भारत के संबंधों को हमेशा मजबूती देना, प्रदान करना, ये किसी भी देश के राजनयिक या ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है, जिसे राजदूत भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया था। तो दोस्तों जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती तटवर्ती इलाकों में जो तूफान आया था, दाना आया था, इसका जिक्र मैंने पिछले के क्लास में किया था दोस्तों। उसका नामकरण दाना, ये प्रश्न यहाँ से उठ रहा था दोस्तों कि उसका नामकरण जो दाना है वो दाना नामकरण किसने रखा था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो तूफान है दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय तूफान है। बंधीय तूफान है दोस्तों। आज थोड़ा वॉइस की समस्या हो सकती है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय तूफान है और इसका जो नामकरण दाना है वो कतर देश ने रखा है। किस देश ने रखा है? कतर देश ने। अब जानते हैं दोस्तों दाना का अर्थ क्या होता है। दाना का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सर दाना का अर्थ? मुर्गी का खाने वाला दाना? नहीं, मुर्गी का खाने वाला दाना नहीं। इस दाना का अर्थ अरबी भाषा में उदारता होता है। अरबी भाषा में उदारता होता है दोस्तों। इस दाना का अर्थ क्या होता है अरबी भाषा में? तो उदारता होता है दोस्तों। और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराई है जहां भारी बारिश और दोस्तों आंधी बह रही है दोस्तों। अब हालांकि इसका असर थोड़ा कम हो गया है चूंकि 24-25 अक्टूबर को इसका हाई अलर्ट था दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताए थे कि 18वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों ये आपको रियाद में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? रियाद में हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी भारत के लोग हैं विदेशों में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने सम्मेलन किया, संगोष्ठी किया और भाषाई आधार पर यानी अपने अपने भाषा के आधार पर वहाँ पे क्या किया, सम्मेलन किया। इसकी थीम है भारत की शास्त्रीय भाषा। इसकी थीम क्या है दोस्तों? थीम लिख लीजिएगा, भारत की शास्त्रीय भाषा। भारत की शास्त्रीय भाषा इस बार की इसकी थीम है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में एयरबस ने कहा नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अभी एयरबस ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे अपना नया मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का क्या किया है दोस्तों? उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों अब की बार का जो गीता महोत्सव होने वाला है दोस्तों 28 नवंबर से 15, कब से? 28 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर के बीच में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ दोस्तों? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। और मार्च वाला जो गीता महोत्सव था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? मार्च में जो हुआ था वह श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो भारत और सिंगापुर, सिम्बेक्स सिंगापुर, इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया जा रहा है? सिंगापुर में किया जा रहा है। सिंगापुर के साथ हो रहा है इसका आयोजन। अब सिंगापुर, तो आइए आपको सिंगापुर के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। सिंगापुर के बारे में जो वन लाइनर है, भारत और सिंगापुर की वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। सिंगापुर ने 16 कीटों को मानव उपभोग को मंजूरी दी है, पहले पढ़ा चुका हूँ। सिंगापुर ने रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, भारत इसमें 82वें स्थान पर है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट में ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर कौन रहा है दोस्तों? शीर्ष पर रहा है। अब दोस्तों आज का जो सवाल है आपका कि बिहार के पहले अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहटा, मोकामा, रक्सौल, हाजीपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलते हैं पिछले वीडियो का फटाफट रिवीजन फटाफट अंदाज में करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों।
उसके बाद है कि हाल ही में दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दलित उप कोटा लागू करने वाला आपका पहला राज्य हरियाणा बना है। अगला प्रश्न है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने किया है दोस्तों। हाल ही में कौन गूगल के नए सीटीओ बने हैं? तो प्रभाकर राघवन बने हैं। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली करेगी दोस्तों। हाल ही में कहाँ 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है। हाल ही में संस्कृत और एकता का प्रतीक फूल वालों की शहर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं दोस्तों। उसके बाद 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? तो इसमें 9 खेलों को हटाया गया है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कोलंबिया में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ये है 18वां प्रश्न। ये भारतीय दिवस का थीम है अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। उसके बाद हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद है हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 जलावतरण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो कर्नाटक जीता है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में ADB का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है दोस्तों आज का सेशन का समापन यही होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।